हिंदी की सुरुचिपूर्ण कहानियों के चैनल में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी और दीवार ढह गई। तो शुरू करें कहानी और दीवार ढह गई। अपनी सीट पर बैठी रुचि ऊब चली थी, सो अपनी ऊब मिटाने के लिए कभी खिड़की से बाहर झांकती तो कभी पत्रिका के पन्ने पलटने लगती। बीच बीच में आकर कंडक्टर सवारियों की संख्या देखता और चला जाता। जब उसके बाद वाली बस स्टैंड पर आ लगी तब जाकर वो उसकी बस रवाना हुई, मगर शहर से बाहर निकलकर फिर खड़ी हो गई। फिर तो आने वाले हर स्टॉप रुक रुक कर सवारी लेने लगी वो। क्या भैया, आपने तो सुपर फास्ट बस को पैसेंजर से भी बदतर बना दिया, उसने कहा। क्या करें मैडम, लंबी दूरी की सवारियां मिलती ही नहीं, ऊपर से पुलिस की देनदारियां, तो खर्चा तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना, कंडक्टर ने कहा। चारामा तक बस ठिठक ठिठक कर चलती रही। जब रात गहराने लगी तो उसने रफ्तार ली। अब जंगल शुरू हो चुके थे, सो हवा में ठंडक बढ़ चली थी। उसने खिड़की बंद कर ली। अधिकांश यात्री ऊँघ चले थे, मगर बगल में बैठा युवक मोबाइल पर फिल्म देखने में तल्लीन था। कोई रोमांटिक फिल्म थी शायद। रुचि ने देखा हीरोइन की तारीफ के कशीदे पढ़ता हीरो उसके आगे पीछे डोल रहा था। फरेब, सब कुछ फरेब है, उसने सोचा। उसकी आंखों में अपना घर उभर आया और मन कसैला हो उठा। युवक की नज़रें अभी भी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसने भी फिर देखा। अब स्क्रीन पर प्रेम की अंतिम परिणति थी। बस यही तो है प्रेम की अंतिम परिणति, इसके बाद सब फिनिश। लोग प्रेम के पक्ष में चाहे कितनी ही दलीलें क्यों न दें, मेरी नज़र में प्रेम स्त्री देह को पाने का एक जरिया भर है। तभी तो उसे पा लेने के बाद सब खत्म हो जाता है। सच तो ये कि सच्चे प्रेम की बात एक छलावा भर है। वास्तव में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर होता तो आखिर क्या कसूर था उनका? यही कि उन्होंने अगाध प्रेम किया, मगर क्या मिला उन्हें? सोचती रुचि की आंखों में मम्मी की उदास आंखें डोल उठीं और एक फिल्म सी चलने लगी। कहते हैं प्रेम विवाह था उनका, मगर अब ना तो प्रेम बचा और ना ही विवाह। लोग कहते हैं पापा ने प्रेम के लिए परिवार की परवाह नहीं की, जाति की दीवार भी फांद ली, मगर फिर कहाँ गया उनका प्रेम जिसके लिए वो सब किया? मैंने तो उन्हें हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखा, बात बात पर मम्मी पर दोषारोपण करते। तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार और समाज से कट गया। अपराध बोध से घिरी मम्मी सूनी सूनी आंखों से देखती रहती उन्हें। रुचि चाहती थी कि मम्मी कहें, आपने तो सिर्फ अपना परिवार छोड़ा है, मगर मैंने तो अपना वजूद तक छोड़ दिया है, भुला दिया है अपने आप को। मगर वे कुछ नहीं कहती। उन्होंने समाज के उस विधान को स्वीकार कर लिया था जिसके अनुसार स्त्री का त्याग कोई मायने नहीं रखता, उस पर दलित त्याग, सो उसका तो सब कुछ उसके फ़र्ज में मर्ज कर दिया जाता है। मगर रुचि नहीं मानती ऐसे विधान को। सो मम्मी की आंखों में तैरता सूनापन उसे इस कदर क्षुब्ध कर देता है कि उसे लगता है सब कुछ उलट पुलट दे। मगर मम्मी, लोग क्या कहेंगे कि बैताल को आज भी ढो रही हैं? क्या वे आज तक समझ नहीं पाई कि मगर मैं ऐसा करूँगी। अपनी सोचों में डूबी रुचि को एक जोरदार झटका लगा। जरा संभाल के ड्राइवर साहब, किसी ने कहा। कुछ नहीं, सड़क में एक कोलिहा अर्थात सियार आ गया था, ड्राइवर ने जवाब दिया। कोलिहा? हाँ, कोलिहा ही तो है ये पुरुष। समाज के डर से जंगल में दुबक जाना और कमज़ोरों पर पुरजोर हमला। बस ने फिर रफ्तार ली। चारामा आ गया था। उसने देखा कुछ औरतें बस में चढ़ रही थीं। घुटनों से ऊपर लिपटी साड़ी और ब्लाउज की जगह दोहरा कर लपेटा गया आंचल। दीन दुनिया से एकदम बेखबर, अपने आप में मस्त। यहाँ की स्त्रियों का साहस और इनकी जिजीविषा आकर्षित करती रही है उसे। अब तक उसने सिर्फ सुना ही था इनके बारे में, अब नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। शोध निदेशक डॉक्टर मित्रा ने कहा था, इस विषय में टेबल वर्क कोई काम नहीं आएगा, तुम्हें वहीं उनके बीच रहकर काम करना पड़ेगा। वहाँ डॉक्टर नीलेश सान्याल हैं, उन्हें आदिवासियों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मैं पत्र लिख दूंगा, वे तुम्हारी मदद करेंगे। सो चल पड़ी थी वो उस अंचल को बूझने जिसे आज तक कोई बूझ ही नहीं पाया। सड़क के दोनों ओर
घने जंगल शुरू हो चुके थे। अब अंधेरा कुछ और गाढ़ा हो चला था। सो बस में नींद की मदहोशी पसर गई। कंडक्टर ने केस काल की हाँक लगाई, तब उसकी नींद खुली। अभी सुबह का धुंधलका ही था, सो केसकाल भी सोया हुआ था। बस फिर चल पड़ी। अब गिनी चुनी ही सवारियां बची थीं। जगदलपुर में बस पूरी तरह से खाली हो गई थी। चलो दंतेवाड़ा, बेलाडीहा की हाँक लगाता कंडक्टर फिर सवारी बटोरने लगा। इक्की दुक्की सवारियां चढ़ीं, फिर देर तक कोई नहीं आया। कंडक्टर लगातार टेरता रहा। फिर एक साथ बहुत सी औरतें आईं। उनके सिर पर बांस की चौकोर टोकरियां थीं, एक के ऊपर एक कई कई टोकरियां। उनके आते ही बस में महुए की गंध भर उठी। बस आगे बढ़ी तो कुछ राहत मिली। अब सब कुछ बदलने लगा था। आम, इमली और महुए के पेड़ और उन पर चिपके आमचो बस्तर के पोस्टर। आगे चलकर पोस्टर भी बदल गए और भाषा भी। लाल रंग के पोस्टर पर घुमावदार अक्षर नजर आ रहे थे। शायद गौड़ी भाषा में कुछ लिखा था। दंतेवाड़ा राजा की कुलदेवी दंतेश्वरी का निवास स्थान है, सो इसी नाम की दुकानें और होटल नज़र आ रहे थे। मगर रिक्शा या ऑटो रिक्शा जैसी कोई सवारी नज़र नहीं आई। बस से उतरकर उसने मिस्टर सान्याल को फ़ोन करना चाहा, मगर देखा तो मोबाइल की बैटरी डाउन। सो एक दुकान वाले से उनका पता पूछा। सोचा वे इतने फेमस हैं तो सब जानते होंगे, मगर उसे उनका नाम पता कुछ नहीं मालूम था। फिर और कई लोगों से पूछा, मगर किसी को उनका नाम मालूम न था। सब सवारियां जा चुकी थीं। अब क्या करूं, शायद यहाँ कुछ पता चले, सोचकर एक होटल की ओर बढ़ी। टपरे नुमा छोटा सा होटल था। उसने यह भी कोशिश की, मगर जवाब नकारात्मक। फिर उसने काउंटर पर बैठे एक व्यक्ति को बताया वे आदिवासियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, वो झोला बाबा बाबा, तो ऐसा बोलना था ना, जा रहे अपना बाबा घर पहुंचा के आ मैडम को। झोला वाला बाबा सुनकर कुछ अजीब सा लगा। इतने बड़े विद्वान का ऐसा नामकरण। वो कुछ दूर ही चली थी कि एक दूसरा युवक दौड़कर आया। उसने उस युवक से अपनी भाषा में कुछ कहा, फिर आप इधर आओ, और दूसरी दिशा में चल पड़ा। उधर जंगल था, जिसमें से होकर एक कच्चा रास्ता बहुत भीतर तक गया था। वो उसके पीछे चल पड़ी। देर तक चलते रहने के बाद भी मंजिल का कहीं अता पता न था। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत आदमी के साथ, सोचकर उसके मन में भय जागा और वो ठिठक गई। कुछ देर बाद उस युवक ने पीछे मुड़कर देखा, अपनी भाषा में कुछ कहा जो उसकी समझ में नहीं आया। फिर उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। ऊपर की ओर उंगली दिखाई कि बस आ ही गए। थकन से तन मन दोनों भारी हो गया था, मगर चलना तो था, सो चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद एक कॉटेज सा नजर आया, तब राहत मिली। चौकीदार ने कमरा खोल दिया। युवक ने चौकीदार को कुछ समझाया और लौट गया। उसने कमरे की खिड़की खोली। बाहर का दृश्य देख मन उमग उठा। पहाड़ियों के कांधे पर अटखेलियाँ करते बादलों ने उसकी सारी थकान हर ली। वो सौंदर्य में डूबी हुई थी। साहेब चाह, उसने मुड़कर देखा। चौकीदार के हाथ में बड़ा सा गिलास था। उसके साथ एक औरत भी थी, जिसके हाथ में बाल्टी थी। जल्दी ना लेना, नहीं तब पानी ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं खाना बनाती। उसे तसल्ली सी हुई कि टूटी फूटी ही सही हिंदी तो बोल रहे हैं ये, वरना बस से उतरने से लेकर अब तक तो ऐसा लगा था मानो वो किसी और प्रदेश में आ गई हो। खाना तैयार हुआ। दाल, चावल, बस्तरिया, सेम की सब्जी और टमाटर की चटनी। सिल पर पिसी चटनी की रंगत और खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी। ऐसा खाना उसके शहर में तो नसीब ही नहीं था। भरपेट भोजन हो जाए तो फिर बिस्तर ही याद आता है। सो कुछ देर आराम करने का सोच तो सोई तो शाम को उठी। चौकीदार ने बताया, वो झोला वाला बाबा आया था। अरे, तो आपने मुझे उठाया नहीं? मैं उठाता, अपन वो बोला मत उठाओ, मैं कल मिलता। उसे ग्लानि सी हुई। इतने बड़े विद्वान और बुजुर्ग होकर भी मुझसे खुद मिलने आए, और मैं कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी, उसने सोचा। पर सुबह भी देर से आँख खुली। वो तैयार भी नहीं हुई थी कि चौकीदार उसे लेकर आया। तुम्हारा को बुलाने आया। जल्दी जल्दी वो तैयार होकर चल पड़ी उसके साथ। रास्ते भर वो उनके बारे में ही सोचती रही। स्वभाव में तो अच्छे ही होंगे, कल खुद चल कर आए, वरना आज के ज़माने में कौन आता है, कहीं नाराज़ ना हो गए हों। वैसे भी ये विद्वान लोग मूडी तो होते ही हैं, सो सबसे पहले माफ़ी मांगनी होगी। अब वो उनके बारे में कुछ जानना चाह रही थी, मगर कैसे? जो युवक साथ था वो हिंदी समझता ही नहीं था, सो उसके पीछे पीछे चलती रही।
फिर एक मकान के सामने रुक कर मुड़ा वो, उससे कुछ कहा, फिर भीतर चला गया। वो बाहर खड़ी अपने बुलावे का इंतज़ार कर रही थी कि हाथ में पेन लिए एक दूसरा युवक बाहर आया और अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं, भीतर आइए, बैठिए कहकर उसने कुर्सी को इशारा किया। फिर कुछ लिखने में तल्लीन हो गया। यहाँ आने के बाद उसने पहली बार इतनी अच्छी हिंदी सुनी, सो गौर से देखा। उसके लंबे कद, गोरे रंग और अच्छी हिंदी से अनुमान लगाया कि वो यहाँ का निवासी तो नहीं ही होगा, डॉक्टर सान्याल का असिस्टेंट है शायद। सोचकर उससे कोई बात नहीं की। फिर सामने की दीवार पर नज़र गई। वहाँ बड़े बड़े फोटोग्राफ लगे हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ, हर फोटो में वही युवक था। डॉक्टर सान्याल का प्रिय पात्र है शायद, तो इसे भी भाव तो देना ही पड़ेगा। सोचते हुए उसकी ओर देखा। वो अभी भी लिखने में तल्लीन था। डॉक्टर सान्याल कब आएंगे? कल तो वहाँ तक मिलने चले गए और आज मैं आकर बैठी हूँ तो ज़रूर नाराज़ी ही है मुझसे। क्षमा चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। अपना काम ख़त्म कर वो रुचि से मुखातिब हुआ। जी, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझे डॉक्टर सान्याल से मिलना है, उसने कहते हुए कुछ उपेक्षा सी बरती। हाँ मुझे मालूम है, डॉक्टर मित्रा का पत्र मिला था। तो ये डॉक्टर सान्याल का इतना मुँह लगा है कि उनके पत्र भी पढ़ लेता है, उसने सोचा। विषय क्या लिया है आपने? मेरा मतलब टॉपिक। आदिवासी समाज में स्त्री, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। वो जता देना चाहती थी कि उससे बात करने में उसकी कोई रुचि नहीं। उसका रुख देखकर उसने भी और कुछ नहीं पूछा। फिर मुझे डॉक्टर सान्याल से मिलना था, प्लीज़ आप उन्हें सूचित कर देंगे? जी कहिए, मैं ही सान्याल हूँ, उसने कहा तो उसे चिढ़ सी हुई। लगा कि वो मजाक कर रहा है। कहाँ मिस्टर सान्याल जैसा परिपक्व व्यक्ति, जिन्हें उनकी उम्र और विद्वता के कारण ही यहाँ के लोग झोला वाला बाबा कहते हैं, कहाँ एक कल का छोकरा। सो उसने उसकी ओर क्रोध मिश्रित आश्चर्य से देखा। वो जता देना चाहती थी उसे ऐसा मजाक पसंद नहीं। कहिए ना, मैं तो चाह ही रहा था कि आप अपनी बात कहें, अपने विषय के बारे में, शोध के भीतरी आयामों के बारे में, मगर आपने कुछ कहा ही नहीं। अब जाकर लगा कि यही डॉक्टर सान्याल हैं। फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है? इतनी कम उम्र और इतनी उपलब्धियाँ, इतनी सारी किताबें और विचारों में इतनी परिपक्वता। ना, ये नहीं हो सकता। मन की शंका ने सवाल किया। क्यों नहीं हो सकता? विद्वता उम्र की मोहताज तो नहीं। दीवार पर लगी ये तस्वीरें भी तो यही प्रमाणित कर रही हैं कि यही। मन ही मन उसने उत्तर दिया। किस सोच में पड़ गई आप? शायद आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं ही डॉक्टर सान्याल हूँ। अक्सर ऐसा होता है, झोला वाले बाबा नाम से मेरी जो छवि बनती है वो मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाती है। उनके होंठों पर हल्की सी स्मित उभर आई। चेतागुडा से लोग आए हैं आपको लिवाने, कह रहे हैं झोला वाला बाबा के बिना बीज पेंडुम नहीं मनाएंगे, एक आदमी ने कहा। ठीक है, वे आए हैं तो जाना तो पड़ेगा, तो मुझसे कहो मैं चल रहा हूँ। रुचि जी आप भी चलिए, ये इनका बड़ा त्यौहार है, जान पहचान होगी तो आपको काम में आसानी होगी। आदिवासियों का त्यौहार यानी नाच गान, शराब और मस्ती। और नहीं, आज नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कहकर उसने टाल दिया। अरे क्या हुआ, बुखार तो नहीं है? काला बुखार यहाँ बहुत आम है। उनके चेहरे पर चिंता सी उभरी। नहीं, बुखार नहीं है, बस हल्का सा सिर दर्द है, कहा और वो उठ खड़ी हुई। लगा कहीं उसे छूकर बुखार ना देखने लगे। ऐसे ही तो अपना जाल फैलाते हैं ये लोग, उसके मन की दीवार ने सचेत किया। और मैं चलती हूँ सर। ठीक है, कल सुबह तैयार रहिएगा, वैसे आप चलती तो अच्छा रहता, उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा। मगर रुचि की दीवार ने कहा, संभल कर रहना इससे। सो उनके अंतिम वाक्य पर बिना ध्यान दिए, जी मैं कल सुबह तैयार रहूँगी, अपने ठिकाने की ओर चल पड़ी। वो लौटते समय अपने रिसर्च के विषय में सोचती रही। बीहड़ इलाका, अपरिचित लोग, अनजानी भाषा, कैसे हो पाएगा सब, सोचकर परेशान सी हो उठी। अरे यूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर नीलेश सान्याल हैं ना, मन के किसी कोने ने कहा, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी सोच को जंगल की ओर मोड़ा। कच्चे रास्ते के दोनों ओर साल, सागौन और इमली के दरख्त थे, जिनकी छतनार शाखाओं ने मिलकर राह पर मेहराब सा बना दिया था। इमली में अभी फूल आ रहे थे, छोटे छोटे फूलों से भरी उनकी शाखाएं खुशी से झूम रही थीं। रुचि उसे देख रही थी कि हुप हुप की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा।
उसने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो आवाज़ बंद हो गई, मगर वो जैसे आगे बढ़ने को हुई आवाज़ फिर आने लगी। हुप हुप, बिल्कुल एक लय में उभरती आवाज़ ने कदम छेक लिए उसके। उसने गौर से देखा, सागौन के पेड़ पर कत्थई रंग का एक पक्षी बैठा था। उसकी आहट पाकर पत्तों के और पीछे छिप गया वो। रुचि ने गौर से देखा, कुछ कुछ कौवे जैसा, मगर आकार में उससे बड़ा और खूबसूरत भी। वो जानना चाहती थी कि वो कौन सा पक्षी है, मगर बताता कौन। अपने ठिकाने पर पहुंची, भोजन तैयार था। भोजन करते वक्त भी वो पक्षी उसके मन को खदबदा रहा था। उसने चौकीदार से पूछा, आज मैंने एक पक्षी देखा, बिल्कुल कौवे जैसा, मगर कौवे की तरह काला नहीं था। कौन सा पक्षी है वो? आप वो मोटा वाला सुंदर चिड़िया के बारे में पूछता ना, जो बहुत शर्माता है और आदमी को देखते ही छुप जाता है? हाँ हाँ वही। वो तो मदोक है, इधर के जंगल में बहुत मिलता। इधर एक तो चिड़िया और होता, मैना, वो मानुष जैसा बोलता, बिल्कुल हमारे जैसा आवाज़ निकालता। मैना और मनुष्य जैसी आवाज़, ये तो अजूबा ही है, देखना ही होगा, सोचा। चौकीदार ने उस अंचल के बारे में बहुत कुछ बताया उसे, रहन सहन, जड़ी बूटियों के ज्ञान और घोटल के विषय में भी। फिर अब सब खत्म होता, पहाड़ खत्म, जंगल कटा गया, घोटल खत्म हो गया। ये सामने का मैदान दिखता ना, पहले सब पहाड़ होता। बैला का डीला माफिक, मतलब बैल के डीले जैसा, लोहा का पहाड़। फिर सब अब खत्म। उसके चेहरे पर कुछ उदासी उतर आई। वो कुछ देर मैदान की ओर देखता रहा, फिर अपने काम में लग गया। विकास के लिए प्रकृति का दोहन जरूरी है, पर इस कदर नहीं कि उसका नामो निशा मिट जाए। विकास और प्रकृति में एक संतुलन तो होना ही चाहिए, मगर हमारी हवस और की चाह ने ही तो दुनिया को नरक बना रखा है। रुचि सोचती रही। अगले दिन भोर में दरवाज़ा खटका तो एक खींच सी हुई। अभी और सोना चाहती थी वो, पर बेमन से उठी, द्वार खोला। वो झोला वाला बाबा आया, आज गांव जाने को है ना? चौकीदार था। ठीक है, मैं आती हूँ। इतनी सुबह आ पहुँचे, इन्हें नींद भी नहीं आती क्या? इतनी सारी उपलब्धियाँ यूं ही तो नहीं मिली होंगी ना, वो भी इतनी कम उम्र में, मन ने कहा। तैयार होकर बाहर आई, देखा कंधे पर बड़ा सा थैला लटकाए वे बरामदे में ही खड़े थे। आप इतनी देर तक सोती हैं? स्कॉलर को नींद से इतना लगाव ठीक नहीं। काक निद्रा बको ध्यानम जरूरी है शोध के लिए। सॉरी सर, कहा तो, मगर बड़े आए नसीहत देने वाले, मुझे नहीं चाहिए नसीहत, ऐसे ही तो। सोचा और चेहरे पर रुखाई की एक परत और चढ़ा ली। फिर तो रास्ते पर खामोशी रही। रुचि ने महसूसा उसकी रुखाई उन्हें अच्छी नहीं लगी, शायद इसीलिए यूं खामोश। मन को अच्छा लगा। अच्छा ही है, जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दिन चढ़ने के पहले वे गांव में थे। सड़क से बहुत भीतर था गांव। ये एक अभावग्रस्त इलाका था। यहाँ मीलों तक ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही स्कूल। पहुँचते ही डॉक्टर सान्याल लोगों से घिर गए। झोला वाला बाबा का असली अर्थ उसे अब समझ में आया। उनके झोले में सबके लिए कुछ ना कुछ था। बीमार के लिए दवाई, छोटे बच्चों के लिए कपड़े और टॉफ़ियाँ। वे देर तक उन लोगों से बातें करते रहे, उनके दुख दर्द सुनते रहे। उसने गौर किया, वहाँ सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही थे, एक भी युवा नहीं था। एक बूढ़ी औरत एक छोटी हड़िया और दोने ले आई थी। उसने एक दोना भर कर उन्हें दिया, दूसरा उसकी ओर बढ़ाया। वो हिचकिचाई तो, ले लीजिए, माड़ है इनका भोजन। खाए अगाए लोग कहते हैं ये पेट के लिए बहुत मुफीद है, मगर ये इसे पेट की मुफीदी के लिए नहीं, भूख मिटाने के लिए पीते हैं। सच तो ये है कि इन्हें इसके अलावा कुछ और नसीब ही नहीं होता। बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, पूरी भी हुई, मगर कागजों पर। ऊपर से दुष्प्रचार ये कि बदलना ही नहीं चाहते ये लोग। उनकी आवाज़ कुछ तल्ख हो उठी थी। पूरा दिन गांव में बीता, बहुत कुछ देखा और समझा उसने। लौटते समय भी वे उनके रीति रिवाज के विषय में बताते रहे। फिर, आपने घोटुल के विषय में तो सुना है ना? उन्होंने कहा तो उसका चेहरा कुछ तनसा गया। उसने बात बदलने की कोशिश की। सर, मैंने पढ़ा था कि पहले यहाँ मात्र सत्ता। घोटुल के विषय में जो लिखा गया वो सही नहीं है। आप भी वही सोचकर बात बदल रही हैं क्या? विडंबना तो यही है, लोगों की नज़र में घोटुल स्वच्छंद प्रेम का अड्डा मात्र है, मगर ये हकीकत नहीं। घोटुल तो मोटियारी और चेलकों, मतलब युवक और युवतियों का प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ वे समाज और परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ते हैं। हाँ, ये भी सच है कि वहाँ प्रेम पर प्रतिबंध नहीं है।
इनके प्रेम में सेक्स भी शामिल रहा है, मगर सिर्फ सेक्स का अड्डा नहीं थे घोटुल। पर अब तो न घोटुल रहे और ना ही युवा। वे कुछ देर खामोश रहे। फिर, आपने गौर किया, पूरे यहाँ सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही थे, एक भी युवा नहीं था। क्यों? इसी व्यवस्था के चलते। जंगल छावनी बन गए हैं, दोनों ओर से मारे जाते हैं ये लोग। कोई इन्हें नक्सल के नाम पर मार देता है तो कोई मुखबिर के नाम पर। मरना तो जैसी इनकी नियति हो गई है। क्या कोई हल नहीं है इसका? सच तो ये है कि कोई चाहता ही नहीं कि हल निकले। ज़रूरत है इन्हें समझने की और समझाने की। गोलियां घाव देती हैं, समाधान नहीं, मगर किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है। उनके चेहरे पर चिंताग्रस्त दुख की छाया उभर आई। फिर दुख की वो छाया उसके भीतर भी उतरने लगी। अब उनके बीच का अबोलापन कम होने लगा। वैचारिक धरातल पर तो वो पूरी तरह से उनके साथ हो चली थी, मगर अपनी उस दीवार को लेकर अभी भी सजग थी। फिर भी बहुत कुछ घटता रहा उनके बीच, मगर उसे अपनी दीवार के पुख्तापन पर पूरा भरोसा था। सो निश्चिंत थी वो। फिर एक दिन, रुचि, कल हम मड़ई चलेंगे। ये एक नया अनुभव होगा तुम्हारे शोध के लिए भी, मगर ये फॉर्मल ड्रेस नहीं चलेगी, कुछ ट्रेडिशनल पहनना होगा, उन्होंने कहा। उसे अच्छा नहीं लगा, खासकर ड्रेस को लेकर आग्रही होना। फिर मड़ई में शामिल होने के लिए शायद ट्रेडिशनल होना ज़रूरी हो, सोचकर सहज हो गई। अलस भोर निकल पड़े वे। कुछ ट्रेडिशनल पहनना था, सो रुचि ने लाल पाड़ वाली तांत की साड़ी पहन ली। सो कुछ देर अपलक निहारते रहे वे। फिर, पीत बसंत पर ललछौनी आप, ज्यों सुबह सुबह निकला महताब। कविता की इन पंक्तियों से रुचि के भीतर कोमल सा कुछ सुगबुगाया, मगर उसकी दीवार ने उसे पीछे ठेल दिया और वो जीप में जा बैठी। आँकी बाँकी राह पर चलती गाड़ी अब गहन वन से गुजर रही थी। बसंत तो घास में भी फूल खिला देता है, फिर ये तो दंडक वन था, सो सारा जंगल फूलों से भरा हुआ था। यूँ तो हर रंग के फूल थे वहाँ, मगर लाल और पीले रंग की तो बहार ही थी। सो वसंत की मदमाती हवा गाड़ी के भीतर ताक झाँक करने लगी। और पीत बसना हुई धरा जब अंबर का मन हुआ गुलाल, लाल रंग का ये जादू जित देखूं उत लाल ही लाल। जंगल पहले भी खूबसूरत थे, मगर आज तो इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कितना सुंदर लगता है ना, पीले और लाल रंग का ये मिलन। इसके सम्मोहन से बच पाना बहुत मुश्किल है ना? मुझे कोई सम्मोहन नहीं घेरता। रंगों का ये सौंदर्य नज़रों का धोखा है। मुझे नफ़रत की हद तक नफ़रत है इनसे। इस शब्द तुषार ने उसके मन कमल की पंखुड़ियों को घेरा, मगर प्रीत ने उसे अपनी ओट में ले लिया। दोपहर होते होते वे मड़ई जा पहुँचे। उस समय मड़ई अपने यौवन पर थी। घूमते हुए वे उधर बढ़ चले जिधर मड़ई सबसे अधिक गुलजार थी। मोटियारने मतलब युवतियों और चिलकों मतलब युवकों की टोली नाच गान में निमग्न थी। उसे गीत के बोल तो समझ में नहीं आए, मगर उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो कोई प्रेम गीत था। सो वहाँ सल्फी मंद मतलब शराब और यौवन की एक नशीली त्रिवेणी प्रवाहमान थी। इनके जीवन में कोई दुराव छिपाव नहीं थे। ये जो भी करते हैं बिंदास करते हैं। प्रेम भी। मुझे नहीं मालूम प्रेम के विषय में आप क्या सोचती हैं, मगर मुझे लगता है प्रेम एक हाट है, हाट बाजार नहीं। वहाँ कुछ न बेचा जाता है न ही खरीदा। वहाँ तो बस विनिमय होता है। हृदय के हाट में मन का विनिमय ही तो प्रेम है। वे प्रेम को व्याख्यायित कर रहे थे और रुचि, उसके लिए तो ना ये जगह रुचि करती और ना ही उनकी बातें। सो वो उससे आगे आ गई। अरे आप यहाँ चली आई, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता था। आपके रिसर्च के लिए ज़रूरी सामग्री उन्हीं से मिलेगी। मेरे रिसर्च के तथ्य मिलेंगे या मेरी निकटता से आपको पथ्य? कहना चाहा, पर मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं। अरे शायद शोर के कारण होगा। चलिए चाय पी लीजिए, कुछ राहत मिलेगी। वैसे भी यहाँ की गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी होती है। मन तो नहीं था, फिर भी चल पड़ी। चाय के ठिये पर कुछ चेलकों और मोटियारनों का जमावड़ा था। उसने गौर किया, मोटियारनों के बालों में फूल की जगह कंघियाँ खूबी थीं, रंग बिरंगी कलात्मक कंघियाँ। उसे उस ओर देखते देख, ये जो कंघियाँ आप देख रही हैं, ये मात्र कंघियाँ नहीं हैं, प्रेम की निशानियाँ हैं। यहाँ किसी लड़की को कंघी देने का मतलब होता है प्रेम निवेदन। आपको मालूम है, इनका जीवन जितना सहज है, प्रेम को लेकर भी उतने ही सहज हैं ये। इनके यहाँ प्रेम निवेदन के लिए शब्दों के आडंबर की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल सहज,
बिना किसी बनावट के। आप क्या सोचती हैं? उन्होंने उसकी ओर देखा। रुचि ने महसूसा उस सवाल के बहाने वे उससे और भी कुछ जानना चाहते हैं। उसने गौर किया था कुछ दिनों से वो कुछ बदल से गए थे, सो उसका मन किया कह दे कि उसे इस विषय पर बात करना ही पसंद नहीं, मगर न जाने क्यों नहीं कह पाई। तभी चाय आ गई। चाय लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। रुचि ने बात बदल दी। वे भी समझ रहे थे कि उन्हें टाला जा रहा है, फिर भी मन की बात तो कहनी ही थी। सो आपने रहचुली नहीं झूली होगी, चलिए झूलते हैं। लगता है जैसे उड़न खटोले में बैठे हों। कहा तो उसने अपनी दोनों तर्जनी कनपटी पे ऐसे रखी जैसे दर्द बहुत तेज उठ रहा हो। अरे अभी भी आपके सिर में दर्द है? चलिए हम दवा ले लेते हैं, बहुत असरदार होती हैं ये। वे जड़ी बूटी वाले पसरे की ओर बढ़ने लगे। नहीं नहीं, दवा नहीं, हम लौट चलते हैं। रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई थी, शायद इसलिए। सो जाऊंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। वे कुछ देर खामोश से उसे देखते रहे, फिर जीप की ओर बढ़ चले। लौटते समय भी उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, मगर रुचि बीच बीच में अपना सर पकड़कर बातचीत से बचती रही। उसकी ये बेरुखी समझ तो रहे थे, मगर मन तो उनके वश में था ही नहीं। सो वे बार बार कोशिश कर रहे थे। वैसे भी उनका मानना था प्रेम मान अपमान से परे होता है, स्व को भूलकर ही मिलता है प्रेम। वे सोच ही रहे थे कि एक झटके से जीप रुक गई। उसका आवास आ गया था। गाड़ी से उतरकर रुचि ने नमस्कार की औपचारिकता निभाई और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। और वे, अगर आज नहीं कहा तो फिर कब? आज कहना ही होगा मुझे, सोचा और उसके पीछे हो लिए। रुचि सुनो, और उसके सामने जा खड़े हुए। उसके हाथों में कंघी थमाई। और ये कंघी मुझे तुम्हारे बालों में लगानी थी, मगर आज तो मैं प्रतीक्षा करूँगा, कहा और लौट पड़े। वो कुछ पल चित्र लिखित सी खड़ी रह गई, फिर बौखला सी गई और कंघी को झाड़ी में उछाल दिया। तो सुबह से इसी की भूमिका बना रहे थे। सब पुरुष एक से होते हैं, सोचते हुए उसकी आंखों में कई दृश्य उभरे। नहीं, ये नहीं होने दूंगी, जल्दी से मेरा काम पूरा हो जाए बस, सोचा और भीतर जाकर रिसर्च की फाइल उठा ली, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी एक शब्द नहीं लिख पाई। फाइल के भीतर से मड़ई वाले दृश्य उभर कर बेचैन करने लगे, तो फाइल बंद कर दी, मगर दृश्य फाइल में तो थे नहीं कि बंद कर देने से बंद हो जाते। सो जब मन में बार बार वही उभरने लगे तो उनसे मुक्ति के लिए टीवी ऑन किया। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन हो, गीत के बोल कानों से टकराए। उफ, इन फिल्मों ने ही तो सब चौपट किया है। लोगों की भावनाओं से खेलते हैं ये, और लोग फिल्मों को हकीकत मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सोचा और रिमोट का बटन इतनी ज़ोर से दबाया कि अंगूठे पर लाल निशान उभर आया। मगर दर्द, उस वक्त उसे और किसी दर्द का एहसास ही कहाँ था। वो तो अपने आप से जूझ रही थी। एक ओर उसकी बनाई दीवार थी, दूसरी ओर नीलेश सान्याल, और मन उसके ना चाहते हुए भी उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा था। रात भर वही बातें घुमड़ती रहीं। सुबह सुबह चौकीदार ने द्वार खटखटाया और सूचना दी कि झोला वाले बाबा आए हैं। आज उसे एक ऐसे गांव जाना था जो उसके रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी था। फल पेंडुम था मुरिया लोगों का प्रमुख त्यौहार, सो मुरिया स्त्रियों से मिलने का अच्छा अवसर था। मगर उनके आने की सूचना पाते ही, नहीं अब मुझे कहीं नहीं जाना, इस आदमी के साथ तो हरगिज़ नहीं, उसने सोचा और बिना दरवाज़ा खोले कह दिया, मैं आज नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर पूरे दिन अपने को कमरे में कैद रखा, मगर मन उसे कहाँ कैद कर सकी। सो मन के झरोके से उझक उझक कर झांकते रहे वे। कभी वनवासी समाज का विश्लेषण करता उनका धीर गंभीर चेहरा सामने आता, जिससे उसके शोध को एक दिशा मिली थी, तो कभी उनका मड़ई वाला प्रेममेल चेहरा सामने आ जाता और मन विचलन से भर उठता। इनके बगैर मेरा ये शोध पूरा नहीं होगा, मगर इनके साथ काम कर पाना अब भी संभव नहीं। फिर क्या करूं मैं? शोध छोड़ दूं? नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। फिर क्या करूं? सोचते हुए सर भारी सा हो उठा। शायद चाय से ठीक हो। दरवाज़ा खुला तो नज़रें उसी झाड़ी में जा अटकीं। वो कंघी अभी भी अटकी हुई थी। क्या देख रही हो? मन ने कहा। ना ना, कुछ भी तो नहीं, मैं उसे क्यों देखूंगी। दीवार ने मन को जवाब दिया और वो किचन की ओर बढ़ गई, मगर वो कंघी मन में अटक गई थी। सो डाइनिंग हॉल में चाय पीते हुए उसकी नज़र फिर उस झाड़ी में जा पहुंची। मन ने फिर टहोका, कंघी ले लो रुचि, सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता। सच्चा प्यार।
और उसने कुर्सी दूसरी ओर घुमा ली। अब उस झाड़ी की ओर उसकी पीठ थी, मगर वो आंखों से ओझल नहीं हुई तो वो उसे जबरन पीछे ठेल जंगल की ओर निकल गई। देर तक यूं ही टहलती रही। वो चाह रही थी बाहर इतना अंधेरा हो जाए कि वो कंघी उसे नजर ही ना आए। सो जब अंधेरा गाढ़ा हो गया तब लौटी और तेज तेज कदमों से चल फटाक से दरवाज़ा बंद किया, मगर मन का दरवाज़ा उसे बंद नहीं कर पाई। सच तो ये था अब उसकी दीवार दरकने लगी थी, मगर वो नकार रही थी उसे, बार बार अपनी धारणा का लेप लगा रही थी ताकि वो पुख्ता बनी रहे। मगर वो इसी ऊहापोह में उलझी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब उसे आभास हुआ कि वो अंधेरे में बैठी हुई है। उठकर लाइट जलाई। फिर कहीं वे हुए तो मैं साफ कह दूंगी कि सोचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने चौकीदार था। खाना लगाऊं साहब? खाने का मन तो नहीं था, मगर हाँ में सर हिला दिया। खाना आया तो उसे देखती रही। देर तक यूं ही बैठी रही, फिर बेमन से कौर लिया और मुंह में डाल लिया। क्या बात है साहब, साग अच्छा नहीं बना क्या? चौकीदार ने पूछा तो उसका ध्यान खाने की ओर गया। इतनी देर से वो दाल भात ही खाए जा रही थी, सब्जी और चटनी को हाथ भी नहीं लगाया था। सच तो यह था कि वो खाना तो खा रही थी, मगर क्या खा रही थी इसका उसे भान ही नहीं था। चौकीदार के कहने पर उसने देखा मुनगा, आलू और बड़ी की सब्जी थी। उसे बहुत पसंद थी वो, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो बेमन से एक दो कौर खाए और उठ गई। आज उसने चौकीदार से कोई बात भी नहीं की, वरन खाना खाते समय उससे ढेरों बातें किया करती थी। सो कमरे से बाहर जाते हुए चौकीदार ने उसकी ओर इसी आस से देखा था, मगर उसकी नज़रें तो खिड़की के बाहर अंधेरे में भटक रही थीं। वो समझ नहीं पाया था कि ऐसा क्या हुआ कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। ये झोला वाले बाबा ने भेजा है। पहले दिन वाला युवक था। मन में आया कि कह दे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, मगर लिफाफा ले लिया। इसमें भी वही सब लिखा होगा जो सारे पुरुष लिखते आए हैं, सोचा और लिफाफा खिड़की से बाहर फेंक दिया। मगर फिर क्या मालूम, मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ हो ही ना। पत्र में मेरे रिसर्च से जुड़ी कोई जानकारी हुई तो हुआ करे। अब मुझे ये शोध करना ही नहीं। सुबह पहली ही बस से चली जाऊंगी, सोचा और अपना सामान समेट लिया। अब सुबह का इंतज़ार था, मगर रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। ले दे के सुबह हुई। बाहर जाकर देखा तो चौकीदार नदारद। कमरे का, खाने का और भी सारा पेमेंट करना था। सो इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा न था। 8 बजे के लगभग वो आया। अरे इतना सुबेरे सुबेरे सारा सामान लेके? उसको इस तरह अचानक सामान के साथ देखकर चकित था वो। मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से मेरा हिसाब कर दो। ऐसे एकदम से? आप तो 2-3 महीना और रहने वाला था। फिर वो घर से खबर आई है ना, मुझे जाना पड़ेगा। उसने झूठ का सहारा लिया। रुको, मैं झूला वाला बाबा को खबर करता, फिर आपको बस तक छोड़ता। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। एक बैग ही तो है। और हाँ, मैंने झूले वाले बाबा को फ़ोन कर दिया है। चौकीदार को पेमेंट दे बैग उठाकर तेज़ी से चल पड़ी। स्टैंड पर लगी बस देखकर उसे खुशी हुई कि चलो अब कुछ ही देर की बात है फिर तो। मगर वहाँ पहुंचकर देखा तो पता चला कि वो बस रायपुर की है ही नहीं। पता चला रायपुर के लिए तो बस एक ही है, वो भी रात में। अब क्या करूं? वापस जाऊं? नहीं, वापस तो नहीं जाना है। फिर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने बस के कंडक्टर से पता किया तो पता चला जगदलपुर तक तो ये बस भी जाएगी, मगर बहुत घूम घाम कर। सो रात तक जगदलपुर पहुंचेगी। कोई बात नहीं, जगदलपुर से रात वाली बस ले लूँगी। उसने जगदलपुर की टिकट ले ली। अब उसे बस छूटने का इंतज़ार था। बस में सवारियां भी इक्की दुक्की थीं। सो कंडक्टर आवाज़ लगा रहा था, सुकमा बीजापुर, सुकमा बीजापुर। वो जानती थी कि सुकमा और बीजापुर का इलाका ठीक नहीं है, मगर आज उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। आज तो यहाँ से जाना ही उसका लक्ष्य था। धीरे धीरे बस भरने लगी। सवारियों में स्त्रियां ही अधिक थीं। सिर पर टोकरी और पीठ पर बच्चा बांधे जिजीविषा से लबरेज स्त्रियां। समाज और परिवार में बहुत अहम भूमिका होती है इनकी। ना चाहते हुए भी डॉक्टर सान्याल की बात याद आ गई। तभी वे सामने से आते दिखे। नहीं, ये मेरा भ्रम है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि मैं सोचा। मगर अब वे पास आ चुके थे। वे उसकी खिड़की के नीचे आ खड़े हुए। सो इस सोच की कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि मगर उसने उन्हें अनदेखा किया। वो उनकी ओर देख ही नहीं रही थी, मगर फिर भी उसे लग रहा था जैसे वे उसे देख रहे हों। कुछ देर तक वे मौन रहे। फिर बोले, ये क्या कर रही हो? इससे तो तुम्हारा रिसर्च प्रभावित होगा।
यूं कैरियर को दांव लगाना तो ठीक नहीं। तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है ना, तो मुझे सजा दो। बस कुछ दिन और रुक जाओ, डॉक्टर ब्रह्मदत्त आने वाले हैं यहाँ। उनसे मिलकर बहुत लाभ होगा तुम्हें। तुम्हारे रिसर्च को एक नया आयाम मिलेगा। रही बात मेरी, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। वे कुछ देर खामोश रहे। फिर, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं आड़े नहीं आऊँगा। तुम चली जाना, मगर इस बस से नहीं। तुम नहीं जानती ये रूट सही नहीं है। कुछ हो गया तो मैं। उसने कनखियों से देखा। उनके चेहरे पर पीड़ा की एक लहर उतर आई थी। उनके होंठों की वो स्मित न जाने कहाँ चली गई थी जो उनकी पहचान थी। उसकी जगह होंठों पर एक नामालूम सी थरथराहट नजर आ रही थी। क्षण भर को उनकी पीड़ा ने उसे कचोटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में एक अपराध बोध सा उभरा, मगर उसकी दीवार सामने आ खड़ी हुई थी और उसने अपना मुंह फेर लिया। फिर कंडक्टर ने एक लंबी सीटी मारी और बस सरकने लगी। उसने कनखियों से फिर देखा। वे अभी भी उसी की ओर देख रहे थे। अब कि उसके मन में कुछ डर का, मगर उसने झट से नज़रें फेर लीं। अब वो सामने की बस की स्क्रीन को देख रही थी, मगर मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उसी क्षण उसके भीतर न जाने क्या हुआ। उसने बस रुकवाई और उतर गई। राने जावा राने जावा राने जावा हो, वाली फूल के राने जावा हो, केबे के जावा हो, बाली फूल केबे के जावा हो। प्रेम की मस्ती में झूमते गाते, एक दूसरे को छेड़ते मोटियारी और चेलक जंगल जा रहे थे। उनकी छेड़छाड़ से कोफ्त नहीं हुई उसे। वो देर तक देखती रही उन्हें। फिर उसके मन में नीलेश उभरे। फिर उभरी वो कंघी। तुम इसका अर्थ समझती हो ना? कानों में एक सरगोशी सी हुई और उसके होंठों पर एक स्निग्ध मुस्कान खेल उठी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी और दीवार ढह गई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी अन्य कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।